एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं अपनी ट्विन प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में। वैसे तो मेरे चैनल में 2 वीडियोस ऑलरेडी हैं जिसमें मैंने सब कुछ बिल्कुल ही डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आज का ये वीडियो है उन नए व्यूवर्स के लिए जो मुझसे अभी जुड़े हैं। उनको मैं बताना चाहती हूँ इन शॉर्ट की ये जर्नी कैसी रही। बात स्टार्ट होती है 2018 के दिसंबर से। थोड़ा थोड़ा नॉजिया सा फील हो रहा था मुझे कुछ दिनों से, और पीरियड्स भी तभी मैंने मिस किया था। तो होम प्रेगनेंसी टेस्ट की मदद से मुझे ये पता चला कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर के पास मैं गई अपने हस्बैंड के साथ। इनिशियल विजिट में तो डॉक्टर ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस एक ब्लड टेस्ट करवाने को कहा और बीपी वगैरह का मेजरमेंट लिया, और फिर उसके आगे उस रिपोर्ट में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG एक हार्मोन होता है, ये जो प्रेगनेंसी के वक्त हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, तो उस हार्मोन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट्स दिखाने पे भी कुछ भी ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में तो नहीं कहा। फॉलिक एसिड के कुछ टैबलेट्स उन्होंने प्रिस्क्राइब किए थे उस दौरान, और फिर कहा था कि अल्ट्रासाउंड के लिए आने के लिए नेक्स्ट विजिट पे। सो अराउंड 6 to 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान मेरा पहला अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ था। वो एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन था। TVS या ट्रांसवेजाइनल स्कैन क्या होता है, इस बारे में आपको डिटेल चर्चा मेरे चैनल में मिल जाएगी। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें और खुद को तैयार करें अपनी पहली अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस स्कैन के थ्रू डॉक्टर को पता चला कि मेरे गर्भ में ट्विंस हैं, और जब उन्होंने मुझे कहा तो इट वाज अ रियल सरप्राइज फॉर मी। सरप्राइज से ज़्यादा शॉक सही रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था। और फिर बाहर आकर जब मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा तो थोड़ा टाइम लगा हम दोनों को इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, इस फीलिंग को सिंक इन करने के लिए कि नाउ वी आर गोइंग टू हैव ट्विंस। उसके आगे रिपोर्ट्स लेके जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें कहा कि ट्विन प्रेगनेंसी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा, और शुरुआती 3 महीने के लिए आप बहुत ज़्यादा केयर लें, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। इसी स्कैन के आगे डॉक्टर ने EDD का कैलकुलेशन भी किया। EDD यानी एक्सपेक्टेड ड्यू डेट या एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। इस डेट की कैलकुलेशन आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की मदद से भी की जाती है। कैसे ये किया जाता है ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और एक ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी हुआ इसी विजिट के दौरान, ये 6 to 7 वीक्स के विजिट के दौरान। और फिर उस दिन घर जाकर हमने बस अपने क्लोज फैमिली यानी कि मेरी फैमिली और उनकी फैमिली, बस उन्हीं को बताया कि वी आर एक्सपेक्टिंग ट्विंस। किसी और से हमने ये बात शेयर नहीं की थी। वैसे भी हमारे कल्चर में कहा ही जाता है कि पहले 3 महीने में आपको नहीं कहना चाहिए किसी को, और जब डॉक्टर ने भी कह दिया था कि पहला 3 महीना काफ़ी रिस्की है, काफ़ी आपको संभल के रहना, तो हमें लगा कि हमें किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए। वैसे ये हर इंसान की पर्सनल चॉइस होती है। इसके आगे तो पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे मॉर्निंग सिकनेस में ही निकल गया। हर वक्त मुझे एक नॉजिया सा रहता था, ऐसा लगता था कि अभी वॉमिटिंग हो जाएगी। उल्टी की ये जो सेंसेशन होती है ये बहुत ही अजीब सी होती है, मतलब पूरा दिन ऐसा मुझे फील होता रहता था। खुद मैं कुकिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाती थी, और बहुत ही जो फीका खाना होता है बस वही खा पाती थी, मतलब तड़का वड़का लगा के मैं नहीं खा पाती थी। नॉन वेज तो जैसे उससे मुझे नफरत ही हो गई थी। इस दौरान दो मेरी ये प्यूकीनेस की सेंसेशन थी, कुछ और असुविधा एज सच मुझे नहीं थी। कुछ महिलाओं को शुरुआती दिनों में ही काफ़ी थकान सा फील होता है, ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ था। और मैं अपने डे टू डे कामों में एक्सेप्ट कुकिंग कोई डिफ़िकल्टी महसूस नहीं कर रही थी। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, एक मेडिकल कॉलेज में जॉब करती हूँ, तो आना जाना मेरा हॉस्पिटल लगा रहता था, पेशेंट वगैरह भी आराम से देख लेती थी। और ट्रैवलिंग भी मैं करती थी ऑलमोस्ट 8 to 9 किलोमीटर्स वन वे, मतलब दिन भर में अराउंड 18 to 19 किलोमीटर्स मेरा ट्रैवलिंग भी हो जाता था। और यस, डॉक्टर ने मुझे एज सच कुछ भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं बताया था, क्योंकि मेरी एक नेचुरल ट्विन कंसेप्शन थी। जिन महिलाओं की IVF के द्वारा कंसेप्शन होती है उनके लिए शायद रिस्ट्रिक्शंस हो कुछ,
तो अपने डॉक्टर से इस बारे में आप परामर्श ले सकते हैं। इसके आगे फिर 12 वीक्स में एक अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए मुझे बुलाया था, जिसे NT स्कैन कहते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी और नेज़ल बोन डेटा वगैरह डॉक्टर देखते हैं और उसके साथ आपके ब्लड टेस्ट को कंबाइन करके आपके एज को ध्यान में रखकर बच्चे के क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होने के कितने चांसेस है उस बारे में आपको बताते हैं। इस बारे में भी मेरे चैनल में डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे ट्विंस DCDA थे, तो ये इसके पहले वाले स्कैन में ही पता लग गया था। एज मेरी 30+ थी ड्यूरिंग कंसेप्शन। सो मेरे एज को और बच्चों के रिपोर्ट्स को कोरिलेट करने के बाद डॉक्टर्स को पता चला कि दे वर ऑल फाइन। सो अभी तक सब कुछ ठीक था, कोई टेंशन की बात नहीं थी। सेकेंड ट्राइमेस्टर के 20th वीक के आसपास एक और अल्ट्रासाउंड स्कैन हुई, जिसे एनॉमली स्कैन कहते हैं। इसमें आपके बच्चे के डिटेल्ड बॉडी के एनाटॉमी को देखा जाता है। सो मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि पहली बार उनको भी अलाउ किया था अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के दौरान, और डॉक्टर ने हमें बहुत अच्छे से हमारे बच्चे के ग्रोथ के बारे में समझाया था। उनके छोटे छोटे हाथ पैरों को देखने के बाद जो फीलिंग हुई थी वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। इट वॉज इंडीड एन इमोशनल मोमेंट। इस दौरान बेबी का वेट भी एस्टिमेट किया गया था और ट्विन A का वेट ट्विन B से थोड़ा सा कम था। तो ये काफ़ी नॉर्मल होता है ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान कि एक बच्चे का वेट थोड़ा बहुत कम हो एज़ कम्पेयर टू द अदर ट्विन। बाकी सब कुछ तो ठीक था, लेकिन सर्विक्स की लेंथ मेरी थोड़ी कम थी। सो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आगे भी अगर सर्विक्स, जो कि आपके यूट्रस का ओपनिंग होता है, उसकी लेंथ अगर और कम हो जाए तो हो सकता है मुझे एक प्रोसीजर करवाना पड़े, जिसे सर्वाइकल सर्कलेज कहते हैं। सर्कलेज के बारे में भी मैंने डिटेल चर्चा की हुई है मेरे चैनल में। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप एक बार देख सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से आगे आने वाले स्कैन्स में जो भी असेसमेंट की गई, वहाँ पे सर्वाइकल लेंथ और कम नहीं हुआ, तो मुझे इस प्रोसीजर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वें महीने के आगे काफ़ी वाटर रिटेंशन हो गया था मेरी बॉडी में, मतलब जैसे हाथ पांव थोड़े फुल से गए थे, और इसकी वजह से कुछ पेन्स एंड एक्स अब स्टार्ट हो गए थे। कार्पल टनल सिंड्रोम नामक एक असुविधा होती है, जिसमें क्या होता है, आपके पूरे हाथ में जैसे एक टिंगलिंग और नमनेस, मतलब झंझनाहट सा महसूस होता है। सो इस तरीके की एक परेशानी मुझे हुआ करती थी। और फिर थंब के इस एरिया में, जिसे हम डिक्यूरवेंस स्टीनोसाइनोवाइटिस कहते हैं, इस तरीके का एक दर्द भी मेरा स्टार्ट हो गया था। सो पेन वगैरह पकड़ने के लिए या कुछ ग्रिप करने के लिए मुझे थोड़ी सी असुविधा होने लगी थी, और रात को सोते वक्त ये असुविधा थोड़ी ज़्यादा रहती थी। सो ये भी काफ़ी आम है, और किस तरीके से इससे निपटा जा सकता है ये मुझे एज ए फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छी तरीके से पता था। सो मेरे लिए थिंग्स थोड़े इजी थे, किस तरीके से आप अपने इस तरीके के दर्द को कम कर सकती हैं, इस तरीके की असुविधाओं से निपट सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके बारे में भी मैंने अपने चैनल में चर्चा की हुई है, आप चाहें तो वो वीडियो। थोड़ा थोड़ा बैकएक भी मुझे स्टार्ट हो गया था, लेकिन सीवियर नहीं था। यहाँ मैं ये बता दूं कि बैकएक के लिए भी कई तरीके के प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। अपने फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, किस तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान बैकएक को प्रिवेंट किया जा सकता है। बैकएक होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। सो वो एक एडेड प्रॉब्लम ना हो जाए आपके। एक फिजियोथेरेपिस्ट से इस बारे में आप सलाह ले सकते हैं। इस दौरान इस 5th मंथ के आगे मुझे थोड़ा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होने लगा था, क्योंकि 2 बेबीज़ होते हैं, आपके ब्लैडर पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है बेबीज़ का। सो ये एक वजह होती है। और लाइट हेडेडनेस भी कभी कभार होती थी, बहुत ज़्यादा नहीं बट कभी कभार थोड़ा सा चक्कर आना, या फिर ऐसा फील करना कि सिर चकरा रहा है, ऐसा भी मुझे महसूस होने लगा था। इसके आगे अराउंड 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी मुझे थोड़ा बहुत बच्चों का मूवमेंट समझ आने लगा था। वो जो हलचल होती है, ऐसा लगता है कि पेट में कुछ गुदगुदी सा हो रहा है, फ्लटरिंग सा हो रहा है, वो 25वें हफ्ते के आसपास से थोड़ा बहुत मुझे महसूस होने लगा था।
वैसे तो मैं पानी काफ़ी पीती हूँ, हाइड्रेट करके खुद को रखती हूँ हमेशा से, उस दौरान भी मैं रखा करती थी। फिर भी मुझे सिर दर्द और मसल क्रैम्प्स जैसी कुछ असुविधाएं कभी कभार होती थी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ओकेजनली इस तरीके की असुविधाएं मुझे हुई है। और मसल क्रैम्प्स बहुत पेनफुल होते हैं प्रेगनेंसी में, खासकर काफ मसल्स में ये क्रैम्प्स होते हैं। इसके आगे 28वें हफ्ते में फिर से एक डॉक्टर विजिट था, एंटीनेटल विजिट, और ब्लड प्रेशर, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, हीमोग्लोबिन वगैरह देखा था डॉक्टर ने, और सब कुछ ऑलमोस्ट सही था। फ्लू वैक्सीन भी लगा था मुझे इस दौरान, और टीटी की फर्स्ट डोसेज भी लगी थी। 2 डोज दिए जाते हैं टिटेनस टॉक्सॉइड के आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी हुआ था मेरा, ताकि पता चले कि क्या जेस्टेशनल डायबिटीज़ का कोई इश्यू है या नहीं। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं था, आई वॉज ऑल राइट। इसके आगे आ गया था थर्ड ट्राइमेस्टर, और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान काफ़ी गर्मियाँ थी। मेरी डिलीवरी हुई थी जाकर अगस्त में, तो सोचिए लास्ट के दिनों में कितनी गर्मी मुझे सहनी पड़ी थी। सो इस दौरान काफ़ी थकान सा फील होता था मुझे। यहाँ मैं बता दूँ, अपनी डिलीवरी के पहले हफ्ते तक, 34th वीक तक मैं आराम से ऑफिस आना जाना कर रही थी। आई मीन टू से, मैं थकी हुई ज़रूर थी, लेकिन इतनी कैपेसिटी तो मुझ में थी कि मैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करती रहूँ, घर के भी छोटे मोटे काम मैं कर लिया करती थी अब। लेकिन जो असुविधाएं मुझे महसूस होती थी वो थी कि एक बेबी बम्प बहुत हैवी हो गया था, तो इसकी वजह से थोड़ी बैलेंस की जैसे इशू होती थी, और हैवीनेस सा महसूस होता था, बहुत ज़्यादा हैवीनेस सा महसूस होता था इधर उधर करते वक्त। रात को खाना खाने के बाद एसिड रिफ्लक्स की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और मैं सो नहीं पाती थी ढंग से, तो सोफे में रिक्लाइन करके मैं लेटा करती थी, और कभी कभार तो पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती थी। सो स्लीप की इश्यूज मुझे रही है थर्ड ट्राइमेस्टर में, सोने में काफ़ी दिक्कत आती थी, और क्योंकि अच्छे से नींद भी नहीं आती थी और 2 बच्चे भी थे, उनका डिमांड होता था, तो रात को मुझे भूख भी बहुत लगती थी। सो मिडनाइट मंचिंग मैंने बहुत की है, लेकिन हमेशा ध्यान रखा है कि मैं हेल्दी चीज़ें ही खाऊं। ज़्यादातर मैं ओट्स, नट्स वगैरह ही खाया करती थी। इसके आगे 32nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में एक और स्कैन हुआ था मेरा, ग्रोथ एंड वेलबींग स्कैन होता है ये, बच्चे के वेलबींग का अंदाज़ा लगाते हैं डॉक्टर्स, और इसमें पता चला था कि मेरे ट्विन ए का ब्लड सप्लाई थोड़ा कम हो गया था, और उसका वेट भी एज कंपेयर टू ट्विन बी थोड़ा सा कम था, मतलब ये गैप थोड़ा ज़्यादा होने लगा था अब। वैसे तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि गैप था, लेकिन उस दौरान जितना गैप था अब वो गैप थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगा था। सो डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि अब शायद आपको एवरी 15 डेज या फिर हो सकता है एवरी वीक या उससे भी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली स्कैन की ज़रूरत पड़े, वो हम टाइम के साथ ही आपको बता पाएंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर ने मुझे फीटल मूवमेंट्स ट्रैक करते रहने के लिए भी कहा था, बच्चा कितना मूव करता है, क्या बच्चे की मूवमेंट्स कम हो रही हैं, कम भी हो रही हैं तो क्या रेगुलर शेड्यूल में ये मूवमेंट्स हो रही हैं, ये सब कुछ उन्होंने कहा था कि हो सके तो पेन एंड पेपर लेके इसका एक ट्रैक आप रखिए, और कभी भी आपको लगे कि आपका मूवमेंट कम हो रहा है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो मैं आपको भी कहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी होता है, फीटल किक मॉनिटरिंग। और अगर ट्विन बेबीज़ के मूवमेंट की बात करूँ तो मेरा ट्विन बी बहुत एक्टिव रहता था, लेकिन ट्विन ए की एक्टिविटी लेवल थोड़ी कम हुआ करती थी, और ट्विन ए को ही ब्लड सप्लाई कम था, तो मैं काफ़ी टेंस भी थी इस दौरान कि कहीं ट्विन ए के लिए कोई असुविधा ना हो जाए। सो इस फीटल किक मॉनिटरिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया, ताकि मैं खुद को ये दिलासा दे पाऊँ कि नहीं नहीं बेबी ठीक है, ज़्यादा एक्टिव बेबी नहीं है, बट रेगुलर इंटरवल में बेबी मूवमेंट कर रहा है। इसके आगे 34th वीक में एक और एंटीनेटल विजिट था। डॉक्टर ने मुझे सेकेंड डोज दिया टिटेनस टॉक्सॉइड का, और डॉक्टर ने ये मुझे बताया कि बच्चे का ब्लड फ्लो अभी भी कम है, तो हो सकता है आपकी अभी एवरी 3 डेज़ हमें मॉनिटरिंग करनी पड़े थ्रू अल्ट्रासाउंड स्कैन। यहाँ पे मैं बता दूँ कि इस दौरान भी मैं अपनी हॉस्पिटल ड्यूटी में आना जाना कर रही थी। सो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको अपने जॉब पे जाने के लिए अलाउ ना करें। पहली बात है कि कैसे आपने कंसीव किया, ये एक बात है। दूसरी बात है आप जॉब कहाँ पे करती हैं। सो मेरे लिए मेरा जॉब सिनेरियो काफ़ी सेफ था, मतलब
अगर मुझे कोई इमरजेंसी होती भी तो पूरा मेडिकल केयर मुझे वहाँ मिल सकता था, क्योंकि एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में मैं जॉब करती हूँ। और दूसरी बात है कि मेरे डॉक्टर भी वहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं थे, तो उन्होंने शायद इसीलिए मुझे अलाउ किया था। हालांकि मैं एक प्राइवेट मैटरनिटी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में ही अपना चेकअप करवा रही थी। सो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू अलाउ, व्हाट नॉट टू अलाउ। सो आपकी प्रेगनेंसी में शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, कुछ लोगों की प्रेगनेंसी में शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस ना हो। सारी प्रेगनेंसीज मे बी दे आर ट्विन प्रेगनेंसीज, बट थोड़ी डिफरेंस। अभी 35th वीक पहुंचने में 2 दिन ही बाकी थे जब फिर से ये पता लगा कि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है ट्विन ए को, और डॉक्टर्स ने देखा कि उसकी ग्रोथ भी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। इस कंडीशन को कहा जाता है IUGR, इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन या ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। सो डॉक्टर ने ये डायग्नोज किया और मुझसे कहा कि बस अब तो आपको सी सेक्शन करवाना होगा एज सुन एज पॉसिबल। और 3 अगस्त की डेट फिक्स की गई फॉर माई डिलीवरी थ्रू सी सेक्शन। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि इस दौरान मैं बहुत अच्छी तरीके से थी, मतलब मेरे हेल्थ स्टेटस में कोई भी इश्यू नहीं थी। बिल्कुल OT तक मैं चल के जाने की हालत में थी, और मुझे बच्चे का मूवमेंट भी फील हो ही रहा था। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अल्ट्रासाउंड स्कैन भी साथ साथ करवाएं, क्योंकि ये जो ग्रोथ रिटार्डेशन वगैरह है ये कभी कभार माँ फील नहीं करेंगी, वो स्कैन के रिपोर्ट में ही आता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है जो भी मॉनिटरिंग आपके डॉक्टर आपको कहे वो आप करवाएं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान मुझे स्टीरॉयड इंजेक्शंस भी दिए गए थे। जब ये डिसाइड हुआ कि अभी बेबी की डिलीवरी होनी ही है। स्टीरॉयड इंजेक्शंस आपके बेबी के लंग डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं, इस बारे में भी डिटेल चर्चा मैंने की हुई है। और फिर इन सारी डिसीशंस के बाद 3 अगस्त 2019 को सुबह 9:04 और 9:05 AM को मेरे 2 बेबी बॉयज़ हुए, जियान और वियान। अगर मैं बर्थ वेट की बात करूँ तो जियान का वेट था 1.7 kgs, मैंने कहा था उसका ग्रोथ थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड था। और ट्विन बी का वेट था अराउंड 2.3 to 2.4 kgs के बीच में। और वैसे तो दोनों ही हेल्दी बेबीज़ थे, लेकिन हाँ बर्थ वेट उनका कम था, प्रीमच्योर थे थोड़े से। और बर्थ वेट कम होने की वजह से ट्विन ए को इसके आगे NICU भी रखा गया था कुछ दिन, और ट्विन बी मेरे साथ ही था, ही वॉज फाइन। सो ये थी मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी। अगर आप एक ऐसी महिला हैं जो ट्विन बेबीज़ कैरी कर रही हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरीके से पूरा जर्नी रहता है प्रेगनेंसी का। वैसे हर दूसरी माँ का ये एक्सपीरियंस अलग रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। इसी तरीके से प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन। टिल देन टेक गुड केयर।